हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो आपके एफएम को और बेहतर तरीके से रिवीजन करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लेके आया हूँ, ठीक है? जिसको हम यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट निकलवाएँगे, ठीक है? यूट्यूब पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो यूट्यूब पे आपका यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस होगा और आप इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में तो मैं लेक्चर में आगे बताऊँगा। बेसिकली सीरीज़ के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे किस तरीके से काम होगा कि जितने भी आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, 2004, 2005, 2023 सारे मैंने देख लिए और उनमें से जो-जो मुझे लगते थे कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है? कुछ 7-8 क्वेश्चन हम निकालते हैं ये सारे सीरीज़ में से, मतलब कि सारे आपके पास्ट आरटीपी, एमटीपी में से 10-15 क्वेश्चन जो है होते हैं, जो हमने यहाँ पे निकाल रखे होते हैं आपके लिए और वो हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ध्यान रहे सर, यहाँ पे जो वो क्वेश्चन है कि जो आपके ऐसे मॉड्यूल के हैं, ठीक है? पास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके ऐसे मॉड्यूल के सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने इसको यहाँ पे कवर नहीं किया है। इसका बेसिक यहाँ पे असम्पशन ये रहेगा इस सीरीज़ का कि आप आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली अच्छे से करके आ रहे हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी मैं अपने एक गाइडलाइन वीडियो जो मैंने आपको लिए प्रोवाइड किया था एफएम के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप आईसीएम मॉड्यूल तो 100% कवर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो है आप दूसरा कर पाएँ वो बेहतर है। लेकिन आईसीएम मॉड्यूल करने के बाद ही आप सारी चीज़ों को करेंगे। बिना आईसीएम मॉड्यूल कंप्लीट किए कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी आप जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी आप करते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेस होता है कॉन्सेप्ट का, जो बिल्डअप होता है आपके आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन करने से। तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी और इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कुछ चैप्टर्स आपकी रह जाए। तो इससे इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले 100% लॉजिकली, ठीक है, आप आईसीएम मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में ये आपको एफएम के एक गाइडलाइन वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया था कुछ दिनों पहले, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, तो आप वहाँ से ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो सेक्शन में जाना है, वो नीचे-नीचे आप जाएँगे तो एफएम गाइडलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो दिखेगा आपको, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो बता दूँ कि सीरीज़ का यहाँ पे सबसे बड़ी असम्पशन रहेगी कि आप आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन तो करके आ रहे हैं और इवन मैंने यूट्यूब पे आपको जो है आईसीएम मॉड्यूल के ऑलमोस्ट जो मेन क्वेश्चन है वो अपने सीरीज़ में ही आपको कवर अप करवा दिए थे, मतलब कि हमने जो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है आपके लिए एक रिवीजन बैच, फास्ट ट्रैक बैच का है, जो पूरे का पूरा एफएम मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है। वहाँ पे हमने आईसीएम मॉड्यूल के मोस्टली क्वेश्चन एंड जो 100% कंसेप्ट रहता है वो हमने कवर करवा दिया है, ठीक है। तो आईसीएम मॉड्यूल मैंने ऑलमोस्ट आपको ऑलरेडी कवर करवा दी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आपकी ऑलमोस्ट आईसीएम मॉड्यूल तो आपने कवर कर ही ली होगी, जो भी क्वेश्चन बाकी होमवर्क में आपने किए होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आईसीएम मॉड्यूल आपका कवर अप हो चुका है। जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट है, वहाँ तो मैं मान के चल सकता हूँ कि उनका आईसीएम मॉड्यूल कवर अप हो चुका है। तो अब हमारे जो स्टूडेंट है, यूट्यूब है या फिर कहीं और से है, ठीक है, यूट्यूब वाले फ्री स्टूडेंट है, मतलब कि हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट, वो ये बैच करेंगे अब, ठीक है, स्टार्ट। ये सीरीज़ के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट करेंगे। ध्यान रहे सर, आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन आपके कंप्लीट ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन उसका रिवीजन करते रहिएगा, क्वेश्चन देखते रहिएगा, सॉल्यूशन देखते रहिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें। और मैंने आपको नोट्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, आपने नोट डाउन किए होंगे एक-एक चैप्टर के, ठीक है? और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है, तो आप कभी भी किसी भी वक़्त उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने नोट डाउन नहीं की है तो, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से हम अपनी इम्पोर्टेंट लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? फिर से एक बार कि आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है, सिमिलर क्वेश्चन, जो आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हो, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर अप नहीं किया है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन लिए तो जो सबसे ज़्यादा आसान रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कुछ ड्राफ्टिंग इस तरीके से दिया जाता है कि स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग, मतलब कि कुछ इसको तरीके से मॉडिफाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाता है। मैंने ऑलवेज़ कहा है कि आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन आप जो है सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कि अपने लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आप जो है आईसीएम मॉड्यूल का डायरेक्टली नहीं देखेंगे, ऑलवेज़ मैं आपको कहता आ रहा हूँ। तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे होगा। आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो-जो स्टूडेंट ने लॉजिकली आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वो मेरे से पहले ऑलरेडी इसे सॉल्व कर देंगे।
जो सॉल्यूशन देखने के बाद सोल्व करते हैं, मतलब कि उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, वो स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे जो सॉल्यूशन देखने के बाद वो क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हैं। देखना है तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। कहता है कि जी लिमिटेड करके कुछ है यहाँ पे, और इनका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको नीचे दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर में कहता है कि सर डेप्थ जो है वो 25% है। वेटेज आपको दे रखा है कि कितने परसेंट डेप्थ है, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, और कितना परसेंट इक्विटी है हमारे पास में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमें कहा गया है कि सर कि हमारे पास में डेप्थ जो है वो 25% है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास में 15% है, और इक्विटी शेयर्स आपके पास में 60% है, और कुल मिला के 100% आपके पास में हो जाता है। ठीक है, अब इसके पास कहते हैं कि जी लिमिटेड एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट आपके पास में नेट इनकम 34 लाख, या फिर 34,000 है, 34,285 के हिसाब से आपको अमाउंट दिया है कि जी लिमिटेड की नेट इनकम जो है एक्सपेक्टेड वो इतनी है। इसके बाद कहता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो आपके पास में कितना है, 30%। इसके बाद कहता है कि सर टैक्स जो है वो 40% के हिसाब से यहाँ पे चलता है, और इन्वेस्टर इन्वेस्टर हमारे जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग एंड डिविडेंड जो ग्रोथ रहना चाहिए वो 9% रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ग्रोथ जो है वो 9% गिवन है। ठीक है, और इसके बाद कहता है कि पेड जो है डिविडेंड है वो 3.60 है। अब यहाँ पे वर्ड ध्यान रखेंगे, पेड गिवन है, और हमारे नोट्स ओपन करेंगे, आपके पास में नोट्स होने ज़रूरी है। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है, मतलब कि आप हमारे यूट्यूब स्टूडेंट नहीं है, तो हमारे नोट्स जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और नोट्स को ओपन रखिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ओपन रखिएगा। नोट्स में मैंने आपको लिखवाया है कि सर इक्विटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला कुछ, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, जहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा था ग्रोथ, जहाँ पे आता है वैसा एक ही फॉर्मूला था। मैंने आपको 5-6 फॉर्मूले लिखवाए इक्विटी के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, और उसमें मैंने ग्रोथ से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला लिखवाया है। और कुछ फॉर्मूला इस तरीके से था कि के ई इज़ इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, आपको अपने नोट्स में दिख रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखते थे D1। D1 का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है कि सर D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, और एक वर्ड होता है D0। D0 का मतलब होता है कि जो डिविडेंड पेड है या फिर पेज है। ठीक है, वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वापस से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ पेड या फिर हम पेज, ये वर्ड जब देखते हैं तो इसका मतलब होता है ये हमें D0 गिवन है। ठीक है, और D1 का मतलब होता है, D1 का मतलब क्या होता है, D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा है तो वो D1 है, लेकिन पेड या फिर पेज इस तरीके से लिखा है कि पेड डिविडेंड या फिर पेज डिविडेंड, तो इसका मतलब है कि वो D0 गिवन है। ठीक है, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वर्ड पेड लिखा है, पेड लिखा है मतलब कि ये क्या होगा, D0 है। ठीक है, और ग्रोथ आपको 9% गिवन है जी। ठीक है, ग्रोथ आपको 9% गिवन है जी। ठीक है, और ये 30% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है, और टैक्स रेट आपको टी जिसे हम कहते हैं वो 40% हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जो आपके पास में शेयर की मार्केट प्राइस है, ठीक है, शेयर की जो सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, मार्केट प्राइस कह सकते हैं, वो 54 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से है। जी लिमिटेड रिक्वायर एडिशनल फंड, उनको एडिशनल फंड की ज़रूरत है। कहता है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। कहता है कि डिविडेंड जो इन पे रहेगा प्रेफरेंस शेयर पे वो 11 रुपीज़ के हिसाब से रहेगा, और उसकी जो सेल वैल्यू है मार्केट में वो 94 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से है। और इसके बाद कहता है कि डेप्थ भी इशू कर सकते हैं। डेप्थ में कहता है कि डेप्थ जो हम इशू करेंगे वो 12% वाले डेप्थ रहेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपके पास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC आपको निकालना है बस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, WACC निकालना है। देखिए, ऑलवेज ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही फोकस करिए कि आपको पूछा क्या है। ठीक है, ये फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन पढ़े आप सॉल्यूशन कहाँ से लेके आएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखिए कि पूछा क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि सर पूछा क्या है, तो कहता है कि कंप्यूट करिए WACC। जब ये देखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने का समझ आएगा कि आपको समझ क्या करना है एग्जैक्टली ठीक है, तो यहाँ पे मुझे WACC पूछा है, तो अगर WACC पूछा है तो मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपके पास में नोट्स ओपन हो गए, हमारे लिखवाए हुए नोट्स। ठीक है, चलिए, तो वो मैं आशा करता हूँ कि आपके पास में ये लिखवाए जो मैंने आपको लिखवाया था वो सारे नोट्स आपके पास में ओपन होंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपना यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप मेरे साथ इसे नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन की PDF आपको जो है यूट्यूब पे या फिर सॉरी आपको जो है टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। आपका यहाँ पे ये जो सीरीज़ में लेने आने का प्रोग्राम है वो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के अगले दिन जो आपका रिवीजन रहता है उसे बेहतर करने के लिए लाया गया है। ये कुछ 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं।
तो आप क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के अगले कुछ कुछ डेढ़ दिन आपको मिलता है, तो उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? राइटिंग में आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और जहाँ पे अटके तो यूट्यूब पे आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने देखिए क्वेश्चन की आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, आपको सॉल्यूशन आपको खुद से यहाँ पे ट्राई करना है, उसकी प्रिंट निकाल के क्वेश्चन को ट्राई करिए। जो भी जहाँ पे अटके उसके लिए लेक्चर आपको प्रोवाइडेड है यूट्यूब पे, फ्रीली अवेलेबल है, अनलिमिटेड टाइम आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करूँगा, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ जो है आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपको जो है मैं सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि सर डब्ल्यूएससीसी निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे ही फ़ोकस करेंगे कि डब्ल्यूएससीसी हमें पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? डब्ल्यूएससीसी कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूएससीसी, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूएससीसी, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूएससीसी ये हमने हेडिंग दे दिया। अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम में कभी भी डब्ल्यूएससीसी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फुल फॉर्म में, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे डब्ल्यूएससीसी पूछा है तो मैंने आपको बड़े ही आराम से, बड़े ही परफेक्ट तरीके से बताया था कि सर जब भी डब्ल्यूएससीसी पूछे, एक फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। आईसीआई मॉड्यूल अपना फॉर्मेट चेंज करते रहता है, ठीक है? लेकिन हमने एक ही फॉर्मेट आपको पढ़ाया है और ऑलवेज़ हमारा जो है यहाँ पे फ़ोकस एक ही तरीके से होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि सर अगर मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊँगा तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इससे अच्छा तो हम फ़ोकस एक पे ही रखेंगे, क्वेश्चन आया तो हम ऐसे ही करेंगे, ये हमारा फ़ोकस रहना चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? सॉल्यूशन आईसीआई ने किसी भी तरीके से किया हो, हमारा ये जो है आईसीआई का ही सॉल्यूशन पैटेंट है, इसलिए हमें ये जो सॉल्यूशन हम करेंगे, इसे आईसीआई गलत नहीं मानेगा, ठीक है? क्योंकि हमने जो भी हमारी पैटेंट रखी है, वो आईसीआई के हिसाब से ही रखी है, तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से ही आप फ़ोकस करेंगे, ठीक है? बताइए, हमने एक फॉर्मेट फिक्स करवाया था, जब भी डब्ल्यूएससी से पूछेंगे, फॉर्मेट हमारा फिक्स था, बताइए कौन-सा फॉर्मेट था? सबसे पहले तो क्या एक कॉलम बनाएँगे, कौन-सी कॉलम है? कंपोनेंट, ठीक है? कैपिटल कंपोनेंट लिख सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, आप नाम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है? कंपोनेंट्स में मतलब कि हमें कैपिटल का नाम लिखना होता है कि भाई डेप्थ है, प्रेफ़रेंस शेयर है, इक्विटी है और कुछ भी है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह जो भी होता है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद सेकंड अमाउंट का कॉलम बनाते हैं और जब मैंने ये आपको पढ़ाया था, तो सर मैंने कहा था कि अमाउंट का कॉलम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बनाते हैं ताकि हम वेट जान सकें, ठीक है? क्योंकि हम अमाउंट लिखते हैं और उसका टोटल निकालते हैं और इस टोटल के बेसिस पे उसका वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? थर्ड कॉलम वेट। वेट को निकालने के लिए हम अमाउंट का कॉलम लिखते थे, बाकी अमाउंट का कॉलम की हमें कोई एज़ सच ज़रूरत नहीं थी। वेट निकालना होता है इसलिए अमाउंट का कॉलम लिखा जाता है। ऑलवेज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। न जाने कितनी बार मैंने आपको जो है लेक्चर में एक्सप्लेन किया होगा, एक ही चीज़ 10 से 15 बार बोली है, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा। इसके बाद वेट निकलने के बाद वेट हमें निकालना था, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएससीसी का एक तरीके से फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जो है हमारा कैलकुलेशन होता है, वो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो डब्ल्यूएससीसी में होता क्या है, हमें एग्ज़ैक्ट जो फ़ोकस लाइन होती है, फ़ोकस लाइन, ठीक है? फ़ोकस लाइन, वो फ़ोकस लाइन क्या होती है, हमें करना क्या होता है एग्ज़ैक्ट? हमें करना होता है वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? ये हमारा फ़ोकस पॉइंट होता है और इसके लिए ही हम पूरा फ़ॉर्मेट निकालते हैं। देखिए, वेट चाहिए हमें, वेट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं गिवन होता तो इसके लिए हमें 2 कॉलम बनानी पड़ती है, कंपोनेंट और अमाउंट, ठीक है? और अमाउंट के बेस पे हमें वेट मिलता है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो अमाउंट का कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? इसके बाद डायरेक्टली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे और काम खत्म, ठीक है? और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीओसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, वेट और सीओसी क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यूएसीसी, ठीक है? डब्ल्यूएसीसी, ओके? और डब्ल्यूएसीसी कैसे मिला, तो यहाँ पे ऊपर कहीं लिख देगा, ठीक है? इज इक्वल टू डब्ल्यूएसीसी, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेट का कॉलम जो है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सीओसी से, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है? ये चीज़ आपके पास में आ जाती है और बस यहाँ पे हमें इसे लाइन ड्रॉ कर देना अच्छे से फॉर्मेट। चलिए, तो ये मैंने फॉर्मेट आपके लिए बना दिया है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे अब एक-एक करके हम लिखना चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कंपोनेंट कितने-कितने हैं? तो सर हमारे पास में 3 ही कंपोनेंट है। एक डेप्थ है, ठीक है? डेप्थ, ओके? इसके बाद प्रेफ़रेंस शेयर है, प्रेफ़रेंस शेयर, ठीक है? प्रेफ़रेंस शेयर्स और थर्ड आपके पास में इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है? इक्विटी शेयर्स, ओके? टोटल 3 चीज़ें हैं।
इसका अमाउंट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे रेयर क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वेट आपको ऑलरेडी गिवन होता है। अगर वेट नहीं भी गिवन है तो आपको अमाउंट देता है और अमाउंट से वेट कैसे निकलता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं जहाँ पे अमाउंट गिवन होता है, तो वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएँगे। हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। कुछ 7-8 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे डाल दिए। प्रैक्टिस करेंगे, सारा पूरे का पूरा जो को चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपके पास में डेप्थ जो है वो यहाँ पे कितना परसेंट है डायरेक्टली आपको गिवन है। ये परसेंटेज में है तो आप में जो है 25% लिखिए या फिर 0.25 डायरेक्टली लिखिए। ठीक है? 25% या फिर 0.25। अमाउंट की हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डायरेक्टली वेट गिवन है। ठीक है? अमाउंट का कॉलम इसलिए बनाया जाता है ताकि हम वेट निकाल पाएँ। अब क्वेश्चन डायरेक्टली वेट ही दे रहा है तो हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है? वो हमारा काम आसान कर रहा है बिल्कुल। ठीक है? तो यहाँ पे 0.15 है और इक्विटी शेयर्स में 0.6 आपके पास में। और ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि वेट का टोटल क्या आना चाहिए, ऑलवेज़ 1 आना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक बार टोटल करेंगे कि 0.25 प्लस 0.15 0.6। ठीक है? तो ये आपका 1 आ रहा है, अगर हाँ तो आगे बढ़िए। ठीक है? इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ही तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। आइए जल्दी से अप्लाई कर देते हैं, एक-एक का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। बताइए, वर्किंग नोट हम बनाएँगे सर, वर्किंग नोट हम बनाएँगे। यहाँ पे हेडिंग देंगे वर्किंग नोट। ठीक है? वर्किंग नोट्स। ठीक है? वर्किंग नोट्स, ओके। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले एक काम करते हैं। यहाँ पे इक्विटी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे रहा है, ग्रोथ वगैरह। ठीक है? तो एक काम करते हैं, इक्विटी का ही निकाल लेते हैं। आप चाहे तो कोई भी निकाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है इक्विटी का ही पहले निकालें। लेकिन यहाँ पे इक्विटी की पहले इन्फॉर्मेशन है तो मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो बताइए, इक्विटी का फॉर्मूला पुट करना है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं, आपके पास में नोट्स ओपन होने चाहिए। तो नोट्स में मैंने लिखा है सर 5-6 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि सर यहाँ पे ग्रोथ गिवन है क्वेश्चन में, और ग्रोथ जब गिवन होता है तो हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है। वो कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है कि सर के ई इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाई पी ज़ीरो प्लस जी। ये एक ही फॉर्मूला है जहाँ पे ग्रोथ आता है, इसलिए यहाँ पे तो हम बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा इक्विटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा होगा सर? ये वाला। ठीक है? गोल्डन फॉर्मूला, के ई इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाई पी ज़ीरो प्लस जी। क्योंकि ग्रोथ है तो एक ही फॉर्मूला आता है ग्रोथ के लिए, ये वाला। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पे डी वन कितना है? सर डी वन तो गिवन ही नहीं है, लेकिन डी ज़ीरो गिवन है। और जब डी ज़ीरो गिवन होता है तो डी ज़ीरो में से डी वन कैसे निकाला जाता है? एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है, नोट्स आपके पास में ओपन होंगे। क्या सर डी ज़ीरो अगर क्वेश्चन देता है, ठीक है, डी वन नहीं देता तो कैसे निकालें? बहुत ज़्यादा सिंपल है। डी ज़ीरो गिवन है ना, उसमें आप ग्रोथ ऐड कर दो। ठीक है? ग्रोथ ऐड कर दो, आपको बिल्कुल इस तरीके से मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ सर, कि डी ज़ीरो मुझे 3.6 गिवन है। ठीक है? तो डी ज़ीरो मुझे यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है? शॉर्ट में आप इसे वर्किंग में दिखाना होता है। यहाँ पे ऊपर ऐसे एरो करके नहीं दिखा सकते, राइट? आपको वर्किंग में अच्छे से प्रॉपर्ली दिखाना है। ठीक है? चाहिए तो जगह अच्छे से लीजिए क्योंकि आंसर शीट में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि एक ही मिलेगी। ठीक है? दूसरी आंसर शीट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से एकदम छोड़ के जो लाइन है उसे अच्छे से छोड़ के अच्छे से लिखिए। ठीक है? प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखाइए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डी ज़ीरो कितना है? 3.6। ठीक है? 3.60 और प्लस जी। ग्रोथ कितना है सर? क्वेश्चन में गिवन था 9% है, तो प्लस 9% मतलब कि 0.09। ठीक है? 9% मतलब कि 0.09। जल्दी से आंसर बताइए, डी वन कितना आया? 3.6 प्लस 9%। तो यहाँ पे आपका आंसर आया होगा 3.924। 3.924, राइट? ये आपका आंसर आया होगा 3.924। ओके, तो ये आपके पास में आंसर आया होगा। चलिए, डी वन तो हमें मिल चुका। क्या पी ज़ीरो? पी ज़ीरो का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। और इसके फुल फॉर्म लिख के आएंगे। डी वन का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, पी ज़ीरो का मतलब मार्केट प्राइस, जी का मतलब ग्रोथ। ये लिख के आएंगे साइड में। ठीक है? ये प्रेजेंटेशन वगैरह मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ, चाहे आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं या फिर अपने ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। ये चीज़ तो मुझे बतानी ना पड़े, मुझे यहाँ पे सिंपली आपके कॉन्सेप्ट को याद करवाना है। ठीक है? तो प्रेजेंटेशन वगैरह लेक्चर में बताता आ रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ जितना हो सके। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे ये जल्दी से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं कि सर डी वन तो हमें मिल चुका है। पी ज़ीरो कितना है? पी ज़ीरो कहता है यहाँ पे गिवन था 54 रुपीज़ शेयर की प्राइस। ठीक है? 54 रुपीज़ आपके पास में, 54। ठीक है? 54। और जी तो आपको ऑलरेडी गिवन है 9%, जिसे हम 0.09 लिखेंगे। ठीक है? चलिए, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे कि 3 पॉइंट आपके पास में है। अच्छा, एक यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने देखा था कि स्टूडेंट ये सॉल्व नहीं कर पाते, तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना। ठीक है? और कैलकुलेटर हाथ में रखना। ये चीज़ हमें हाईलाइट कर देता हूँ, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ सर,
ग्रोथ 9% है तो 9% नहीं लिखेंगे, 0.09 लिखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट 9% लिखते हैं और कैलकुलेटर में फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट 9 और परसेंटेज का साइन प्रेस करते हैं और आंसर कुछ और ही आ जाता है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ सर, 9% नहीं लिखेंगे, 9 डिवाइड बाय 100 मतलब कि 0.09 लिखेंगे, सबसे पहले ये क्लियर होता है। राइट। अच्छा, टेलीग्राम पे ऐसे स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं आपको ये कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए D1 डिवाइड बाई P0 ये सोल्व करेंगे। तो D1 कितना है, 3.924, कैलकुलेटर में लिखिए 3.924, 3.924 डिवाइड बाई P0 कितना है, 54, डिवाइड बाई 54 करिए, 54। तो आपके पास में 0.07266 इस तरीके से आंसर आ रहा होगा। और प्लस 9% नहीं करेंगे, मैंने ऑलवेज कहा है सर 9 डिवाइड बाई 100 मतलब कि 0.09 करिए। तो प्लस 0.09 इज इक्वल टू, तो आपके पास में आंसर आ गया होगा यहाँ पे 16.27%, 16.27% का है, या फिर पॉइंट में अगर आप कहना चाहें तो पॉइंट में आपका क्या निकल के आता है, 0.16266 बार। ठीक है, 266 है, इस तरीके से मैं 27 लिख देता हूँ, ये आपका आंसर आ जाता है और आंसर आपका कंप्लीट। ठीक है, आंसर आपका कंप्लीट, लीजिए सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व करना हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, इसमें ये छोटी मोटी गलती कभी होनी ही नहीं चाहिए। सॉल्व करने में अच्छे से ध्यान रखिए, एक ही बार इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक बार एक तरीके से ट्रिक सीख लीजिए, काम खत्म। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यहाँ पे जो सर टीचर होते हैं वो इन पे स्टूडेंट पे फोकस नहीं करते कि ये चीज़ भी एक बार आपको बतानी चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ ना आए, इसलिए मैं तो यहाँ पे फोकस करता हूँ कि जब भी आपको पढ़ाऊँ तो एक बार तो मैं ऐसा आपको रिपीटेशन करता ही हूँ कि कैलकुलेटर में आपको ये चीज़ कैसे सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, मैं तो फोकस करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हर एक सर टीचर को ये भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आपको पता हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता हो तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये इक्विटी का मैंने मिल चुका है, इक्विटी का कितना 0.1627, तो यहाँ पे लिख दूँ ताकि एक एक तरीके से हमें पता चले कितना सॉल्यूशन हो चुका है। इक्विटी में COC मिल चुका है 0 पॉइंट कितना था, 0.1627। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स की अब यहाँ पे बात कर रही है, तो प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। चलिए सेकंड वर्किंग नोट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जिसे हम KP लिखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे KP लिख रहा हूँ तो क्या एग्जाम में अभी आप KP ही लिखेंगे, आंसर इज नो। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूरा लिखेंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे जिसे हम शॉर्ट में KP लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है, एक भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म के मार्क्स ही नहीं होते बेसिकली। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो KP के लिए सर दो फॉर्मूले हैं, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल, हो सकता है रिडीमेबल, दो ही फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो सर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की बात करें, डिविडेंड 11 है और मार्केट प्राइस 95 है। क्या यहाँ पे कितने साल में रिडीम होगा ऐसा कुछ कहा है, या फिर रिडीम्पशन के बारे में कुछ भी साइन है, आंसर इज नो। रिडीम्पशन के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, और मैंने आपको लेक्चर में बताया था, चाहे आप यूट्यूब के हो चाहे ऑफलाइन हो, मैंने आपको बताया था सर कि जब भी ऐसी कोई बात नहीं करी गई, इसका मतलब है कि सर ये इररिडीमेबल डिबेंचर है। और इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब कि छोटा वाला फॉर्मूला आपने याद करा था। ठीक है, छोटा वाला फॉर्मूला मतलब कि सर यहाँ पे हमने छोटा वाला फॉर्मूला कैसा याद करा था, छोटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या याद रखा था सर, डिविडेंड डिवाइड बाई P0 को हम NP भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार NP लिखते हैं तो आप NP लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपके पास में डिविडेंड कितना है इसका, 11 रुपये 11। ठीक है, और 11 डिवाइड बाई नेट प्रोसीड मतलब कि आप यहाँ पे इशू प्राइस वगैरह है, मार्केट प्राइस है, तो वो लिखिए 95। ठीक है, चलिए तो ये आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। 11 पॉइंट कुछ यहाँ पे आपका आंसर आ रहा होगा 578 है, मतलब कि 58% कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, जल्दी से इसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ आप लिखते चले होंगे। ठीक है, आप साथ साथ इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करते चले होंगे, इसका प्रिंट आउट आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, मान के चलता हूँ। अच्छा, वर्किंग नोट 3 आ जाइए। ठीक है, KP का मिल चुका है, तो KP का हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 11 पॉइंट यहाँ पे 58% है, मतलब कि डिवाइड बाई 100 करें तो 0.11 यहाँ पे लिख देते हैं KP, 0.1158। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक ही बात रही है डेप्थ की। चलिए तो डेप्थ को कंप्लीट कर देते हैं, KD जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो क्या एग्जाम में सिर्फ KD लिखेंगे, आंसर इज नहीं, कॉस्ट ऑफ डेप्थ ब्रैकेट में लिखेंगे KD इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिबेंचर्स में भी दो फॉर्मूले सेम प्रेफरेंस शेयर की तरह, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहा सर, 12% डेप्थ है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं कही, कोई चीज़ नहीं कहते, मतलब कि ये इरिडीमेबल है। और इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटरेस्ट 1 - T डिवाइड बाई NP। ठीक है, डिवाइड बाई NP,
कई बार एनपी गिवन ही नहीं होता क्वेश्चन में। एनपी गिवन नहीं है मतलब कि एनपी को इग्नोर करके चलना है, मतलब कि आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, इंटरेस्ट 1 - टी। ठीक है? ख़ास करके डेप्थ लोन उसके केस में ऐसा होता है कि एनपी नहीं गिवन होता है। नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो नेट प्रोसीड उसका नहीं होता है, नहीं दिवन गिवन होता, क्योंकि वो ऑलरेडी नेट प्रोसीड पे ही होता है, मतलब कि करंट प्राइस पे ही होता है। तो कई बार क्वेश्चन में नेट एनपी नहीं गिवन होता, नेट प्रोसीड नहीं गिवन होता, तो उसे इग्नोर करके चलना है। ठीक है? तो इंटरेस्ट 1 - टी बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे बताइए इंटरेस्ट कितना है, 12% वाले डिबेंचर है, और कितने के डिबेंचर्स है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, तो मैंने ऑलवेज लिखवाया अभी आपको कि 100 रुपीज़ मान के चलेंगे। तो 100 इंटू 12% मतलब कि इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 रुपये। 1 - टी, टी मतलब कि टैक्स रेट, क्वेश्चन में गिवन था टैक्स कितना चल रहा है सर, 40%, तो 40% टैक्स चलता है। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 12 - 40% मतलब कि 7.2 परसेंटेज। ठीक है, 7.2 परसेंटेज लिखिए, या फिर 0.072 लिखिए। ठीक है, दोनों बात तो एक ही है। चलिए, तो ये से भी हाईलाइट कर दिया, और यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, डेप्थ के सामने यहाँ पे लिख देंगे अपना आंसर 0.072, 0.072। अब बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करके WACC निकाल लीजिए। इसका टोटल जो आएगा वो WACC है, काम खत्म। 0.25 इंटू 0.072, तो ये आपका आ रहा होगा 0.018। ठीक है, इसके बाद 0.15 इंटू 0.1158 इज इक्वल टू, ये आपका आ रहा होगा 0.01737। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 0.6 इंटू 0.1627, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा 0.09762। ठीक है, इसका टोटल लिख आएंगे, टोटल निकल के आएगा आपका 0.13299। ठीक है, इसे और करके परसेंटेज में भी लिख के आएंगे, कि इसे परसेंटेज में करना है तो सिंपली इंटू 100 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.30%। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने आंसर दे दिया है, और इसे हमने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, एग्जाम में हाईलाइटर लेके नहीं जाना है। ठीक है, एग्जाम में आप हाईलाइटर का वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली ब्लैक पेन यूज़ होती है, तो कहीं हाईलाइटर लेके चले मत जाना। ठीक है, ये हाईलाइट तो अभी कर रहे हैं ताकि हमें आंसर क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसका आंसर क्या बन गया सर, इसका आंसर हमने कंप्लीट कर लिया, 13.30% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा सर, आंसर जो है WACC इज इक्वल टू 13.30%। लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे मॉड्यूल में बहुत सारे हैं, भर भर के हैं। ठीक है, अगर लॉजिकली वो क्वेश्चन सोल्व किए होते तो ये हो जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, ICA मॉड्यूल के सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ताकि वो पेपर पैटर्न को समझ ही नहीं पाते। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और खुद से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपना लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लैंग्वेज को समझे तो सबसे ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है, और मैं बता दूँ ये MTP का क्वेश्चन है, और 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन 10 नंबर में आया था। MTP का क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन 10 नंबर में। हाँ, ये एक चीज़ ये कि सारा का सारा चीज़ें फुल फॉर्म में लिखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स कट जाते हैं वरना। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म में लिखेंगे, 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है, और सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ी-सी लैंग्वेज समझनी होती है, अगर वो लैंग्वेज भी आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे कष्ट नहीं करना पड़ता, अगर ICA मॉड्यूल के क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व किए हैं तो। मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि ICA मॉड्यूल का एक-एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ तो आपके पास में हो चुकी होगी, तो ये क्वेश्चन खत्म, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का फ़ोटो दिखे। जैसे वीडियो प्रोवाइड करूँगा, वीडियो के ऊपर आपको इस स्क्रीन पे ये क्वेश्चन का फ़ोटो दिखे, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन में डाउट होता है, तो वो डायरेक्टली वो वीडियो ओपन कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा जब भी बना लूँगा। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट में जाके जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ओपन करिए और देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको जो है लास्ट में ये सॉल्यूशन ऊपर स्क्रीन पे रख रहा हूँ, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।